friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with B8 second semester और इसका हम सब्जेक्ट स्टार्ट कर चुके हैं हिस्टोरिकल एंड सोशोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। इस सब्जेक्ट के अंदर हम अपनी फर्स्ट वीडियो देख चुके हैं जिसके अंदर हमने वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ा कि प्राचीन भारत के समय पर जो वैदिक पीरियड था, वैदिक काल था, उस समय पर शिक्षा कैसी थी, किस तरीके से शिक्षा दी जाती थी, क्या क्या टीचिंग मेथड्स यूज किए जाते थे, उस समय का डिसिप्लिन कैसा था, उस समय पर गुरु या फिर शिष्य कैसे हुआ करते थे, या फिर जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो किस तरीके के हुआ करते थे, जो जैसा कि उसमें बताया गया कि गुरुकुल या मंदिर मठ वगैरह में शिक्षा दी जाती थी उस समय पर। तो ये सारी चीज़ें हमने हमारी लास्ट वीडियो में कवर की थी। और इसी तरीके से हम अब पढ़ेंगे प्राचीन भारत में शिक्षा यानी कि बौद्धिक काल का। इसमें हम क्लियर करेंगे अपना टॉपिक एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया बौद्धिक पीरियड। तो बौद्धिक पीरियड के टाइम पर कैसी थी हमारी एजुकेशन उस समय की, और किस किस तरीके के टीचिंग मेथड्स या फिर उस समय के स्कूल्स वगैरह किस तरीके के हुआ करते थे या किन जगहों पर शिक्षा दी जाती थी, इन चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए ताकि सारा आपका ये पूरा टॉपिक, इसके सारे पॉइंट्स आपके एक बार में ही क्लियर हो जाए। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम ये टॉपिक, जिसके अंदर सबसे पहला पॉइंट है हमारा बौद्धिक शिक्षा का दर्शन, यानी कि जो फिलॉसफी है, फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म एजुकेशन। तो इसकी फिलॉसफी, इसका दर्शन है क्या? तो इसमें सबसे पहली चीज क्या है? मौलिक सत्य। इसका जो बेसिक ट्रुथ है फर्स्ट पॉइंट में, इसमें सबसे पहला क्या है कि ट्रुथ क्या है हमारी लाइफ का, इसका दर्शन क्या है कि हमें सफर करना पड़ता है, दुख होता है किसी चीज का। बी पॉइंट है हमारा दुखों का कारण, कॉजेज ऑफ सफरिंग। सी है हमारा इसके अंदर दुखों पर नियंत्रण यानी कि कंट्रोल ओवर सफरिंग। और डी है हमारा साधन यानी कि मेथड्स। तो जो हमारे जीवन का सत्य है, एक तरीके से जो बौद्धिक शिक्षा का दर्शन है, उसमें ये चार जो सत्य हैं, मौलिक सत्य, ये बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट हम देखेंगे इसका, जिसके अंदर है सामाजिक मूल्य। पहले हमने मौलिक सत्य देखा, अब हम देखेंगे सामाजिक मूल्य यानी कि सोशल वैल्यूज क्या है। बौद्ध शिक्षा विहार, मठों, संघों के छोटे छोटे समूहों में दी जाती थी। मतलब विहार होते थे, मठ होते थे, संघ होते थे, इस तरीके के ऐसे ऐसे छोटे छोटे संघों में ये क्या कर दिया जाता था, वहां पर शिक्षाएं दी जाती थी। इसलिए कई प्रकार के नियम भी अपनाए जाते थे वहां पर, अलग अलग प्रकार के। जैसा कि मान लीजिए 4 इंस्टीट्यूट्स हैं तो चारों के अलग अलग अपने रूल रेगुलेशंस होंगे। इसी तरीके से अलग अलग मठों, अलग अलग विहारों में अलग अलग तरीके के नियमों को फॉलो किया जाता था, अपनाया जाता था। थर्ड है हमारा इसके अंदर नैतिक मूल्य यानी कि मॉरल वैल्यूज। तो इसके अंदर क्या है? व्यक्तित्व के विकास में नैतिक मूल्यों की विशेष भूमिका होती है। नैतिक मूल्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो मोरल वैल्यूज होती हैं वो हमें समाज में रहने के योग्य बनाती हैं, ताकि हम एक अच्छे नागरिक की तरह, एक गुड सिटीजन की तरह वहां पर रह सकें, किसी भी सोसाइटी के रूल रेगुलेशंस को फॉलो कर सकें। ये होते हैं हमारे मोरल वैल्यूज। तो इसके अंदर आगे क्या है? महात्मा बुद्ध का मानना था कि हमारा दृष्टिकोण सही होना चाहिए, जिसके लिए क्या है, हमारे मॉरल वैल्यूज हैं। और जब हम मॉरल वैल्यूज को समझते हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो हमारा व्यक्तित्व जो होता है वो एक तरीके से महात्मा बुद्ध के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा जो दृष्टिकोण है वो सही होता है। फोर्थ हम देखेंगे इसके अंदर शारीरिक मूल्य यानी कि फिजिकल वैल्यूज। फिजिकल वैल्यूज में क्या है? महात्मा बुद्ध का कहना था कि व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य की ओर पूरा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपने आप स्वस्थ नहीं होंगे तब तक आप किसी भी ज्ञान को अर्जित नहीं कर सकते, किसी भी नॉलेज को रिसीव नहीं कर सकते। और फिफ्थ हम देखेंगे इसके अंदर आर्थिक मूल्य यानी कि हमारे इकोनॉमिक वैल्यूज। इकोनॉमिक वैल्यूज में क्या है? बौद्धिक शिक्षा में आर्थिक साधनों की पूर्ति के लिए ईमानदारी की कमाई पर बल देते हैं। मतलब जो ऑनेस्टली आप किसी चीज को कमा रहे हैं, आपकी इनकम हो रही है, तो वो आपकी कैसी होनी चाहिए? ऑनेस्ट होनी चाहिए, और आप ऑनेस्टली उस चीज को करें। और उसके बाद आपका जो आर्थिक साधन, एक तरीके से जो भी आप रिसोर्सेज यूज करते हैं अपनी इकोनॉमी के लिए, वो आपका ऑनेस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्य यानी कि एम्स ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग बुद्धिस्ट पीरियड। तो जो बौद्धकालीन था इसके टाइम पर उद्देश्य क्या थे? तो सबसे पहला उद्देश्य हमारा इसके अंदर बौद्धिक संस्कृति का प्रसार यानी कि स्प्रेड ऑफ बुद्धिस्ट कल्चर। यानी कि आप किसी भी टाइम के, किसी भी पीरियड के एजुकेशन को देखते हैं तो वो अपना
अपना खुद का जो उनका धर्म है उसको सबसे ज्यादा प्रसारित करने की सोचते हैं। तो ये पहला उद्देश्य हो जाता है कि वो अपने धर्म का प्रसार करना चाहते हैं। जैसा कि वैदिक पीरियड में तो वो अपने धर्म को, और बौद्ध है तो इसमें बौद्ध कालीन में भी ये अपने बौद्धिक संस्कृति का प्रचार करते हैं, अपने कल्चर का प्रचार करते हैं। तो आगे है इसमें, बौद्धिक शिक्षा के अहम उद्देश्यों में बौद्धिक संस्कृति का प्रसार करना था। बौद्ध धर्म ने हिंदू धर्म में हिंदू की जो एक तरीके से जो हिंदू का धर्म है उनकी कमियों को उजागर किया, जिनका लोगों के मन पर व्यापक प्रभाव पड़ा। यानी कि जो बौद्धिक एक तरीके से उनका कल्चर था, वो क्या कहना चाह रहे थे कि जो हिंदू धर्म का जो प्रभाव है, जो हिंदू धर्म का प्रभाव पड़ा है और उनकी कमियां हैं, उसको उजागर करके अपने धर्म को वहां पर लाना चाहा, प्रसारित करना चाहा। सेकंड देखेंगे हम इसके अंदर, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास यानी कि मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। बौद्ध शिक्षा के अहम उद्देश्यों में नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास भी शामिल था। महात्मा बुद्ध ने स्वयं इसका उदाहरण प्रस्तुत किया था उस समय पर। थर्ड है हमारा इसके अंदर, व्यक्तित्व का विकास यानी कि डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। और इसके अंदर क्या है, बौद्धकालीन शिक्षा मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास की ओर केंद्रित थी। मतलब ये जो मनुष्य का विकास है उसकी ओर ये केंद्रित थी। उसके व्यक्तित्व मतलब किसी की पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट करना, उसके व्यक्तित्व के सभी पक्षों, शारीरिक, नैतिक यानी कि फिजिकल, मोरल, मस्तिष्क यानी कि मेंटल लेवल, और आध्यात्मिक यानी कि आपका टोटली इन सारे हर तरीके के विकासों को बल दिया इन्होंने, और यही इनका मुख्य उद्देश्य था। फोर्थ है हमारा इसके अंदर, सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। यानी कि जो सोशल डेवलपमेंट है वो किस तरीके से होना चाहिए। बौद्धकालीन शिक्षा के अनुसार महात्मा बुद्ध ने सामाजिक समानता का उपदेश दिया। मतलब समाज में समानता होनी चाहिए, हमारी सोसाइटी में इक्वालिटी होनी चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए संघों में सभी को शिक्षा प्रदान की जाती थी। मतलब वहां पर समानता से सबको शिक्षा प्रदान की जाती थी। फिफ्थ पॉइंट हम देखेंगे इसके अंदर हमारा, व्यवसायिक विकास यानी कि वोकेशनल एजुकेशन। व्यवसायिक विकास इसलिए महत्वपूर्ण था जिससे विभिन्न प्रकार के व्यवसायों तथा कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। क्योंकि अगर आप वोकेशनल एजुकेशन दे रहे हैं किसी को, तो उससे क्या होगा, अलग अलग फील्ड्स की, अलग अलग प्रोफेशंस की जानकारी उनको मिलती रहेगी। नेक्स्ट हम देखेंगे बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली यानी कि द बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन। तो जो बौद्धकालीन शिक्षा थी उस टाइप का सिस्टम क्या था। तो सबसे पहला है इसके अंदर हमारा, प्रारंभिक शिक्षा किस तरीके की थी, प्राइमरी एजुकेशन। बौद्ध काल में प्रारंभिक शिक्षा का व्यापक रूप से प्रसार हुआ, जिसकी पुष्टि जो थी वो जातकों से होती है। बौद्धिक काल में दाखिला लेते समय, जैसा कि उपनयन संस्कार वैदिक पीरियड में किया जाता था, और यहाँ के संस्कार को क्या नाम दिया गया, पजब्बा संस्कार, अति आवश्यक था उस समय पर, बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट है सेकंड, इसमें उच्च शिक्षा यानी कि हायर एजुकेशन किस तरीके की थी। बौद्ध काल तक भारतीय समाज में काफी परिवर्तन आ चुका था, शिक्षा ने अपने पांव पसारने आरंभ कर दिए थे। मतलब उस समय पर हायर एजुकेशन दी जानी शुरू हो गई थी। बौद्धकालीन शिक्षा के प्रसार साधारण लोगों तक पहुंचे, यानी कि उस समय पर जो शिक्षा का प्रसार था वो साधारण लोगों तक भी पहुंचा और लोगों ने हायर एजुकेशन भी लेना शुरू कर दिया। आगे हम देखेंगे थर्ड पॉइंट, शिक्षा का पाठ्यक्रम। शिक्षा का हमारा पाठ्यक्रम क्या था उस समय पर बौद्धकालीन शिक्षा में, करिकुलम ऑफ एजुकेशन, जिसमें था 7 वर्ष की आयु में 5 विज्ञान ऐसे पढ़ाए जाते थे, जिसमें व्याकरण था, शिल्पकला, थर्ड हमारा आयुर्वेद था, फोर्थ था तर्क यानी कि लॉजिकल थिंकिंग, और फिफ्थ था आत्मज्ञान पढ़ाए जाते थे। तो ये कुछ सब्जेक्ट्स उस टाइम पर पढ़ाए जाते थे। और उच्च शिक्षा में क्या पढ़ाया जाता था, 12 वर्ष के बाद की जो शिक्षा होती है उसमें इतिहास, पुराण, कोश, व्याकरण, ज्योतिष, शगुन विज्ञान, युद्ध कला और पशुपालन इत्यादि कुछ इस तरीके के वहां पर सब्जेक्ट्स थे उस समय पर। नेक्स्ट हम देखेंगे चिकित्सा शिक्षा। फोर्थ है हमारा इसके अंदर, चिकित्सा शिक्षा, मेडिकल एजुकेशन। उस समय पर लोगों को सिखाई जाती थी, उनको शिक्षा दी जाती थी मेडिकल से रिलेटेड। वैदिक काल से ही भारत में चिकित्सा शिक्षा जो है उसका प्रचलन था।
इसकी पुष्टि क्या करा, उसके बाद इसकी पुष्टि वैदिक साहित्यों से होती है, मतलब जो वैदिक टाइम के जो लिटरेचर थे उससे होती है। बौद्ध युग में इस शिक्षा का व्यापक विस्तार हुआ, मतलब और ज्यादा बढ़ी और ज्यादा व्यापकता आई इसके अंदर। चरण चरक जिसे आयुर्वेद का पिता कहा जाता है, वे भी इसी युग में आए, उस समय पर इसी युग की देन है। फिफ्थ है हमारा इसके अंदर तकनीकी एवं वैज्ञानिक शिक्षा, यानी कि टेक्निकल और साइंटिफिक एजुकेशन। तो इसके अंदर क्या है, बौद्ध शिक्षा काल में विद्यार्थियों को तकनीकी एवं वैज्ञानिक शिक्षा भी दी जाती थी। उसके बाद है मिलिंद पनद नामक ग्रंथ से यह पता चलता है कि विद्यार्थियों को सोने, चांदी, पीतल, लोहे की वस्तुओं की जानकारी दी जाती थी, यानी कि उस समय पर विज्ञान से रिलेटेड या तकनीकी से रिलेटेड जो भी शिक्षा थी वो प्रारंभ हो चुकी थी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, शिक्षण विधियां क्या क्या यूज की जाती थी, मेथड्स ऑफ जो टीचिंग था वो क्या क्या था उस समय पर। तो पहला है हमारा इसके अंदर मौखिक विधि, यानी कि ओरल मेथड। सेकंड है हमारा इसके अंदर वाद विवाद विधि यानी कि डिस्कशन मेथड, जिसे डिस्कस करके किसी भी चीज को समझा जाए, सीखा जाए। थर्ड है हमारा इसके अंदर ग्रुप विधि, यानी कि ग्रुप मेथड, ग्रुप बनाकर किसी चीज को सॉल्व करना, किसी कार्य को करना। फोर्थ है हमारा इसके अंदर प्रश्न उत्तर विधि, यानी कि क्वेश्चन आंसर मेथड, क्वेश्चनिंग करके आंसरिंग करके इस मेथड से आप कुछ भी सीख सकें। फिफ्थ है विस्तार व्याख्यान विधि, यानी कि एक्सटेंशन लेक्चर मेथड। तो इसके अंदर विस्तार व्याख्यान करके इस विधि का यूज करके किसी भी चीज को सिखाया जा सकता है। सिक्स्थ है हमारा इसके अंदर आगमन विधि, यानी कि इंडक्टिव मेथड। और सेवेंथ है हमारा इसके अंदर प्रमाण विधि, यानी कि एविडेंस मेथड। और एट्थ हमारा इसके अंदर साधना विधि, यानी कि मेडिटेशन मेथड। तो ये कुछ इसमें मेथड्स थे टीचिंग के। आगे हम देखेंगे अनुशासन, यानी कि डिसिप्लिन। डिसिप्लिन कैसा होता था उस समय का, बौद्ध काल में अनुशासन कठोर था। कठोर मतलब वहां पर बहुत टफ तरीके से एजुकेशन जो डिसिप्लिन था उसको फॉलो किया जाता था, जिसको बनाए रखना प्रत्येक विद्यार्थी का परम कर्तव्य था। प्रत्येक भिक्षु से यह उम्मीद की जाती थी कि वह महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को मानते हुए एक आदर्श व अनुशासित जीवन व्यतीत करें। अनुशासन संपूर्ण शिक्षा के विकास में सहायक माना जाता था। विद्यार्थी की दिनचर्या पहले से निश्चित होती थी, जिसे विद्यार्थी अनुशासन में रहकर निभाता था। उस समय के पुस्तकालय कैसे होते थे, पुस्तकालय व्यवस्था कैसी थी, लाइब्रेरी सिस्टम। तो उस समय क्या था, उच्च संस्थाओं में उत्तम पुस्तकालय की व्यवस्था की गई थी उस समय पर, मतलब स्टार्ट हो गई थी पुस्तकालय की व्यवस्था। श्री आल्टेकर के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने सोचा, मतलब ये स्टार्टिंग कहाँ से हुई, नालंदा विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने सोचा कि बिना पुस्तकालय के विहार उस किले की भांति है जहां हथियार ना हो। उसके बाद है पुस्तकालय को 3 भवनों में स्थापित किया गया। ये 3 भवन कौन कौन से, रत्न सागर, रत्नदधि और रत्नरंजक, ये 3 उसके भवन थे। आगे हम देखेंगे उच्च शिक्षा के केंद्र, यानी कि सेंटर्स ऑफ हायर एजुकेशन। जो हायर एजुकेशन थी उस समय पर, उसके क्या क्या कहाँ कहाँ सेंटर्स थे। तो सबसे पहला है नालंदा विश्वविद्यालय, उसके बाद है सेकंड हमारा तक्षशिला, थर्ड है हमारा वल्लभी, और फोर्थ है हमारा इसके अंदर विक्रमशिला। तो ये 4 ऐसे सेंटर्स थे वहां के जो हायर एजुकेशन के लिए यूज किए जाते थे। नेक्स्ट हम देखेंगे बौद्ध कालीन शिक्षा के गुण, यानी कि कौन कौन से मेरिट्स हैं बुद्धिस्ट एजुकेशन के। तो मेरिट्स ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन, जिसमें फर्स्ट है हमारा समानता पर आधारित शिक्षा, यानी कि जो शिक्षा है वो समानता पर आधारित होगी, हर बच्चे को समान शिक्षा दी जाएगी, इक्वालिटी बेस्ड एजुकेशन। सेकंड है हमारा इसके अंदर संपूर्ण विकास, यानी कि कंप्लीट डेवलपमेंट, जो भी डेवलपमेंट होगा वो कंप्लीट होगा, और हर बच्चे का कंप्लीटली जो भी डेवलपमेंट्स होते हैं, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल, एजुकेशनल, मतलब हर प्रकार का डेवलपमेंट होगा स्टूडेंट का। थर्ड है हमारा इसके अंदर धर्मनिरपेक्ष, यानी कि सेक्युलरिज्म, तो धर्मनिरपेक्ष होगा, जो शिक्षा है वो धर्मनिरपेक्ष होगी। फिफ्थ है हमारा इसके अंदर अनुशासित जीवन, यानी कि जो लाइफ है वो कैसी होनी चाहिए, डिसिप्लिन्ड लाइफ होनी चाहिए। फिफ्थ है हमारा इसके अंदर सरल व सादा, यानी कि ईजी एंड ऑस्टिरिटी,
तो सरल इजी तरीके से कोई भी चीज़ हो रही है, अगर हम लाइफ को भी जी रहे हैं तो वो इजी हो, और जो एजुकेशन हम ले रहे हैं वो इजी और सिंपल हो। सिक्स्थ हमारा इसमें प्रजातंत्रीय भवन यानी कि डेमोक्रेटिक फीलिंग, तो भावना, जो फीलिंग होती है वो डेमोक्रेटिक होनी चाहिए, लोकतांत्रिक होनी चाहिए, प्रजातांत्रिक होनी चाहिए, या फिर आप बोलें जनतांत्रिक होनी चाहिए, मतलब उसमें लोगों का हित हो। सेवेंथ है हमारा इसके अंदर आदर्श शिक्षक विद्यार्थी संबंध, यानी कि जो शिक्षक का और विद्यार्थी का संबंध होता है, रिलेशन होता है, वो कैसा होना चाहिए, आदर्श होना चाहिए, आइडियल होना चाहिए, आइडियल टीचर स्टूडेंट रिलेशन। उसके बाद है हमारा इसके अंदर बौद्धकालीन शिक्षा के अवगुण यानी कि डीमेरिट्स ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन। जैसा कि मेरिट्स भी होते हैं और डिमेरिट्स, हर चीज में आपको लिखने हैं, हर टॉपिक के अंदर उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स लिखने हैं, जो किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर अगर उसको बड़ा करना है और ज्यादा, तो मेरिट्स और डिमेरिट्स हम उसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसमें है डिमेरिट्स ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन, जिसमें फर्स्ट है हमारा धर्म आधारित, जो डिमेरिट है ये क्या है, धर्म पर आधारित शिक्षा थी उस समय पर, रिलीजन बेस्ड एजुकेशन थी। सेकंड है हमारा इसके अंदर पारिवारिक हानि यानी कि ब्लो टू फैमिली। थर्ड है हमारा इसके अंदर स्त्री शिक्षा में गिरावट यानी कि डाउनफॉल इन वुमेन एजुकेशन। फोर्थ है हमारा इसके अंदर सैनिक प्रशिक्षण की उपेक्षा यानी कि नेग्लेक्टिंग द मिलिट्री ट्रेनिंग, उस समय पर सैनिक प्रशिक्षण की उपेक्षा यानी कि नेग्लेक्ट किया गया था मिलिट्री ट्रेनिंग को। और फिफ्थ है पलायनवाद यानी कि एस्केपिज्म। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने बौद्धकालीन शिक्षा के बारे में देखा, यानी कि बुद्धिस्ट पीरियड की टाइम पर एंशिएंट इंडिया में जो शिक्षा का स्तर था उसको देखा हमने, किस किस तरीके से शिक्षा दी जाती थी, क्या क्या मेथड्स फॉलो होते थे, कहाँ कहाँ शिक्षा दी जाती थी। जैसा कि नालंदा विश्वविद्यालय इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। हमने मेरिट्स और डिमेरिट्स सब पढ़े, और सबसे मेन चीज़ है इसमें इसका उद्देश्य क्या था, तो ये चीज़ें हमने इसमें देखा। स्त्री शिक्षा कैसी दी जाती थी, उसमें कितनी गिरावट आई या बहुत अच्छी दी जाती थी, इन सारे पॉइंट्स को हमने इसके अंदर देखा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर अदर नोटिफिकेशंस। थैंक यू सो मच।